मोदी जी फिलहाल अब तक की अपनी सबसे लंबी विदेश यात्रा के लिए निकल गए हैं। 8 दिन की 5 कंट्रीज में उनकी ये विदेश यात्रा है। हालांकि कोई उनसे जो मीडिया गुलाम बना हुआ है वो ये सवाल नहीं पूछता है कि इन जो भी यात्राएं हैं उनसे आखिर देश को मिलता क्या है। उनको डर लगता है और वो अभी विदेश घूम रहे हैं, उसकी वजह भी यही है। यू वांट टू एस्केप। वो जीवन में आप शुरू से देखिए उनका जीवन, वो भागते रहे, सच्चाई और जिम्मेदारियों से वो भागते रहे। मैं उनके पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप देखिए कि उनका भागना हर जगह दिखता है। तो अब वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। लेकिन अभी भी आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, चुनाव आयोग से मिला जाता है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, उससे आगे कुछ नहीं है। क्या करोड़ों लोगों के जो नागरिकता है, चुनाव या वोट देने का जो अधिकार है, वो क्या छीनने की ये प्लानिंग की जा रही है? ये कुछ लोगों का कहना है, ये कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। ये सरकार बेसिकली स्टैटिस्टिक्स को गायब करना चाहती है इस देश से। 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं। अब कोविड के टाइम के बाद कितना टाइम गया, उन्होंने जनगणना नहीं की। जाति न्याय जनगणना तो आगे की बात है, जनगणना ही नहीं। तो ये चाहते हैं कि जो इनके वोटर्स हैं 32% जो अल्पमत में वो ज्यादा रहें और वो उन्हें घुमाते रहें आप, यानी फ्लोटिंग वोटर्स कहते हैं उससे। जैसे कि महाराष्ट्र में अचानक वोटिंग की परसेंटेज बढ़ गई 5 बजे के बाद। चुनाव आयोग को बर्खास्त करना जरूरी है। चुनाव आयोग एक असंवैधानिक रंगदार जैसे होते हैं, जैसे कि एक गैंग होती है जो आपसे हफ्ता वसूली करती है, वैसे गैंग बन गई है बीजेपी के एक्सटेंशन, आरएसएस के एक्सटेंशन में। तो उससे मिलने के लिए जाना, इसका मतलब उनका असंवैधानिक होने के बावजूद उनको संवैधानिक बनाने की विरोधी दलों की तरफ से ये एक पहल है और वो नहीं कर रहे। बहिष्कार कर दो चुनाव, दुनिया को पता चले कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, और वाकई नहीं। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। जब देश में ढेर सारे मुद्दे जो हैं मुबाहे खड़े हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से एस्केप लेते हुए विदेश के दौरे पर चले गए हैं। 5 देशों की 8 दिन की विदेश यात्रा पर हो गए हैं। अब तक की उनकी सबसे लंबी विदेश यात्रा है और सवाल कोई उनसे पूछता नहीं है कि आखिर इन विदेश यात्राओं से देश को मिल क्या रहा है। पहलगाम के दौरान हमने देख ही लिया कि कैसे एक भी देश हमारे साथ, एक आध को छोड़कर, इजराइल या एक आध देश को छोड़कर हमारे साथ कोई खड़े नहीं हुए। और अब आप ये देखिए कि एक और तमगा जो है मोदी जी के ऊपर लग गया है, कामयाबी का आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो यूएनएससी का वो अध्यक्ष बन गया है। 192 में से 183 कंट्रीज ने उसका साथ दिया। आप देखिए कि सिर्फ 11 कंट्रीज हम कह सकते हैं कि एक तरह से भारत के साथ खड़े रहे और बाकी तमाम 183 कंट्रीज पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। ये है विदेश नीति की कामयाबी हमारे प्रधानमंत्री की। दूसरा अहम मुद्दा चुनाव आयोग को लेकर है। आप देख ही रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद एक बड़ी धांधली की जिस तरह की खबरें या जो प्रूफ सामने निकल कर आए थे, उस पर तो चुनाव आयोग ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब बिहार के चुनाव से पहले एक और बिसात जो है बिछाई जा रही है, ताकि एक बार फिर से बिहार या आने वाले जो चुनाव है वो कैसे बीजेपी के झोली में डाल दिए जाएं। ये इल्जाम है विपक्ष का। विपक्ष के नेता चुनाव आयोग से मिले हैं, लेकिन चुनाव आयोग का रवैया जिस तरह का देखने के लिए मिला है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। अब आप सोचिए कि जो प्रोसेस सबसे आसान होना चाहिए था, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि हर नागरिक अपने वोट का इस्तेमाल करे, उसको कितना मुश्किल बनाया जा रहा है। अब आपको आपके जन्म के प्रमाण पत्र देना होगा वोट डालने के लिए, और ये पूछा जाना चाहिए आखिर ये अधिकार चुनाव आयोग को किसने दिया है। तीसरा महत्वपूर्ण जो इशू है वो है ट्रेड डील को लेकर। तो है ही कि ये बार बार कहा जा रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील जल्द ही हो सकती है। उसकी क्या शर्तें हैं, भारत किस तरह से अमेरिका की क्या शर्तें मान रहा है, इस सब पर हम बात करेंगे। लेकिन इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण खबर जो है वो मोदी जी के बेहद लाडले अनिल अंबानी को लेकर आई है। अनिल अंबानी की दिवालिया हो चुकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन अकाउंट को एसबीआई ने फ्रॉड बताया है। स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने एक लेटर दाखिल किया है और लेटर दाखिल करके कहा गया है कि आर कम्युनिकेशन को जो लोन दिए गए थे वो दूसरी कंपनियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि अनिल अंबानी की कंपनी कैसे, जो दूसरी कंपनी है, वो डिफेंस डील साइन कर रही है। तो ये सब कुछ
इस देश में हो रहा है। आज इसी पर हम बात करेंगे। सवाल मैं पूछूंगी। मेरे साथ आप देख सकते हैं बेहद खास मेहमान, आप सबको जिनको सुनना बहुत पसंद करते हैं, राजू परुलेकर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। राजू जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। राजू जी, सबसे पहले बात मैं शुरू करना चाहूंगी चुनाव आयोग से, क्योंकि कल ही मिला है इंडिया गठबंधन का दल, और जिस तरह का रवैया चुनाव आयोग का उनके साथ रहा है, और चुनाव आयोग बिहार से पहले, इलेक्शन से पहले जो कुछ कर रहा है, उसको आप कितना खतरनाक मानते हैं? चुनाव आयोग बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनली ऑपरेट कर रहा है। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं, और वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और लोकतंत्र के खिलाफ है। पहली बात, लोकसभा चुनाव से लेके आज तक मैंने देखा है, हम लोग अभी की बात करते हैं, 2019 से मैं बात कर सकता हूँ, 2019 से लेके आज तक, लेकिन हम लोग 2024 की बात करते हैं, 24 के लोकसभा चुनाव से लेके आज तक जो भी चुनाव हुए उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं था। क्योंकि मोदी जी के इंटरव्यूज सारे उद्घाटन जा रहे थे। जहरीले भाषण जो मोदी जी और प्रधानमंत्री मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ ने जो किए, जिसके लिए 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने के लिए पाबंदी लग सकती है, लगनी चाहिए, वो सारी चीजें उन्होंने की। और बाद में अचानक वोट्स बढ़े, वोटिंग के पैटर्न में, ईवीएम के पैटर्न में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने जो भी डेटा था वो मिटा दिया और लोगों को मॉक ड्रिल के लिए प्लेन मशीन्स दी गई। और महाराष्ट्र में, हरियाणा में, गुजरात में, और इवन ये तो आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है, और बीजेपी के कार्यकर्ता, मैंने अपने फेसबुक पे डाला भी है, वो कह रहा है कि वाराणसी में भी मोदी हार चुके थे, उनके लिए वोटों का इंतजाम करना पड़ा। तो झूठे इलेक्शन, झूठी सरकारें, झूठे प्रधानमंत्री, झूठे मुख्यमंत्री, ये बीजेपी की खासियत रही है। और ये सारे जो लोकतंत्र विरोधी क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम अगेंस्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कॉम्प्लिसिट है, यानी शामिल है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग के पूर्व अध्यक्ष, जो पूर्व मुखिया थे राजीव कुमार और अब ज्ञानेश कुमार, इनको चुना ही है मोदी और शाह ने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का उसमें रोल था और विपक्ष नेता का, ताकि बैलेंस हो वोटिंग का, तो वो बैलेंस ही खत्म है। तो शाह और मोदी चुनते हैं, वो आदमी चुनते हैं जो कन्वीनियंट हो, और उसको उसके पहले भ्रष्टाचार के आरोप हो, ताकि वो भ्रष्टाचार का डर दिखा उससे वो सारी करवा ली जा सके। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है और क्रिमिनल है। तो अब बिहार इलेक्शन की बात हम जब कर रहे हैं, तो बिहार इलेक्शन में पिछले दरवाजे से एनआरसी लाने की एक कोशिश है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट मांगना है तो प्रधानमंत्री का बर्थ सर्टिफिकेट, जो तीनों चुनाव आयुक्त है उनका बर्थ सर्टिफिकेट, राष्ट्रपति जी का बर्थ सर्टिफिकेट और अन्य बीजेपी नेताओं का बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दे मुझे कोई, तो मैं मान लूं कि बर्थ सर्टिफिकेट भी कोई चीज है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है भारत जैसे देश में। देखिए, कई नेता है मुझे मालूम है जिनका बर्थडे 1 जून को रहता है, क्योंकि उनका बर्थ सर्टिफिकेट वो कुछ नहीं होता, उनके गांव खेड़े में पैदा हुए हैं, तो उनको स्कूल में डालते वक्त 1 जून तारीख दी जाती है। कितने सारे बर्थडे 1 जून को होते हैं हमारे यहाँ, मंत्री, विधायक, पार्षद और सांसद के। तो ऐसी कई चीजें हैं जो, अब मोदी जी के ही दो बर्थ डेट्स हैं, वीके सिंह जनरल थे, उनके 2 बर्थ डेट्स हैं। तो ऐसी स्थिति में इस देश में जो 90% जनता गांवों में रहती है, जहां सुविधाएं, बेसिक सुविधाओं के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वहां बर्थ सर्टिफिकेट क्या मांग रहे हो? और चुनाव का अधिकार इस देश के हर नागरिक का मूलभूत और संवैधानिक अधिकार है। इसमें चुनाव आयोग को पढ़ने की कोई वो नहीं है इस प्रक्रिया में। दूसरी बात, चुनाव आयोग अपनी तरफ से कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहा है मशीन के बारे में, ईवीएम के बारे में, चुनाव घोटालों के बारे में। ये सारे जो चुनाव है, लोकसभा का और बाद में विधानसभा, महाराष्ट्र, सारी वो नल एंड वॉइड है। ये सारे गैर कानूनी इलेक्शन से, गैर कानूनी तरीके से किए गए हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो हमारे असंवैधानिक तरीके से हुए हैं। और उसमें जो बने हैं कुर्सी पे बैठे हुए लोग, वो तानाशाही और फैसिज्म से बैठे हुए, ना कि इलेक्टोरल प्रक्रिया से बने हैं, ताकि भारत के लोगों ने उनको किया है। जी, तो बिहार में वही और ज्यादा खेला करते जा रहे हैं लोग।
बिहार में इससे जी बड़ा वाला खेला करना जो कोशिश कर रहे हैं। अब तो मोबाइल पे भी वो वोट देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वोट मोबाइल पे वोट देंगे ताकि पूरे बीजेपी के हाथ में आ जाए। लेकिन लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपको आपके सवाल को मैं आता हूं सवाल पे, लेकिन उससे पहले आपका जी 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 एक विपक्ष के नेता अभिषेक मनु सिंघवी जी के कांग्रेस के नेतृत्व में जाकर जब पिछली बार भी मिले थे चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग को क्या चाय पीने मिलते हैं? जो राहुल गांधी नेता विपक्ष ने सवाल पूछे हैं उसके जवाब में सारी जो लिस्टें हैं और जो वोटर लिस्ट है, सारी जो काम है वो पहले चुनाव आयोग जवाब दे दे। जवाब नहीं देते तो वो लोग जाग क्यों रहे उनको मिलने के लिए? चुनाव आयोग को बर्खास्त करना जरूरी है। चुनाव आयोग एक असंवैधानिक रंगदार जैसे होते हैं, जैसे कि एक एक गैंग होती है जो आपसे हफ्ता वसूली करती है, वैसे गैंग बन गई है वो बीजेपी के एक्सटेंशन, आरएसएस के एक्सटेंशन में। तो उससे मिलने के लिए जाना, इसका मतलब उनका असंवैधानिक होने के बावजूद उनको संवैधानिक बनाने की विरोधी दलों की तरफ से ये एक पहल है और वो नहीं करनी चाहिए। बहिष्कार कर दो चुनाव को, दुनिया को पता चले कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, और वाकई नहीं है। भारत बड़ी में बात आप मोदी कह और रहे हैं। अदानी तंत्र चल रहा है। हम्म। बड़ी बात आप कह रहे हैं। वो तो विल पावर नहीं दिखती है विपक्ष में, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोकसभा के चुनाव के बाद, अगर ऐसा होता तो हरियाणा के चुनाव के बाद और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाता। लेकिन अभी भी आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, चुनाव आयोग से मिला जाता है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, उससे आगे कुछ नहीं है। ये साफ तौर पर दिख रहा है। और फिर एक और चुनाव आ रहा है और वह है बिहार का, और उसके बाद आने वाला है बंगाल का। चुनाव की बात करना इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये बेस है लोकतंत्र का। इसी से ही जो लोग अभी बैठे हुए हैं वो गद्दी पर बैठे हुए हैं, चाहे वो फिर किसी भी तरीके से आए हो, लेकिन कम से कम मुखौटा तो चुनाव का ही है। सवाल मेरा आपसे ये है फिर कि क्या करोड़ों लोगों के जो नागरिकता है, चुनाव या वोट देने का जो अधिकार है, वो क्या छीनने की ये प्लानिंग की जा रही है? ये कुछ लोगों का कहना है, ये कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। क्योंकि ये आप जो जिस तरह से एनआरसी पहले लाया गया, सीए एनआरसी, बड़े पैमाने पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए, वो ठंडे बस्ते में गया, तो अब क्या दूसरा रास्ता चुना गया है? इससे आखिर चुनाव आयोग सरकार हासिल क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये सरकार बेसिकली स्टैटिस्टिक्स को गायब करना चाहती है इस देश से। 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं। अब कोविड के टाइम के बाद इतना टाइम गया, उन्होंने जनगणना नहीं की। जाति न्याय जनगणना तो आगे की बात है, जनगणना ही नहीं। फिर जनगणना या स्टैटिस्टिक्स, किसी भी कोविड में 20 मिलियन लोग ज्यादा मरे, और वो बीबीसी ने हमको बताया, ना कि सरकार ने, और इन्होंने आंकड़े छिपाए थे। तो ये चाहते हैं कि जो इनके वोटर्स हैं 32% जो अल्पमत में है, वो ज्यादा रहें और वो उन्हें घुमाते रहें आप, यानी फ्लोटिंग वोटर्स कहते हैं उससे। जैसे कि महाराष्ट्र में अचानक वोटिंग की परसेंटेज बढ़ गई 5 बजे के बाद, और वो इतनी बढ़ी कि मुख्यमंत्री से लेकर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो आपने देखा, न्यूज लॉन्ड्री का रिपोर्ट है उसके ऊपर, और राहुल गांधी ने उसके ऊपर डिटेल में लिखा। मैं फिर एक बार नहीं कहता, लेकिन मुख्यमंत्री भी चुन के नहीं और प्रधानमंत्री भी हमारे चुन के आए नहीं है। एक्चुअली ये फ्लोटिंग वोटर्स है जिनकी वोट को बढ़ाकर इन्होंने सारी गड़बड़ी की है, और उसमें चुनाव आयोग का पूरा हाथ है। वरना चुनाव आयोग क्यों डेटा छिपाता? इससे पहले 1952 में हमारे बैलेट बॉक्स पे चुनाव होते थे, तब भी सारा का सारा डेटा लोगों के सामने जाता था। हमें मालूम है कि शाम को आपको बूथ वाइज आपको नंबर्स मिलते थे, और फॉर्म सी ए सारी चीजें क्लियर कट आपको ट्रांसपेरेंट होती थी वेबसाइट पे। वेबसाइट बाद में आई, उससे पहले आप जाकर देख सकते थे। ये सारी चीजें होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। छुपाने की इसीलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि मोदी, अडानी, शाह, डोवाल, इनके लिए इलेक्शंस रिग किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है। अब अगर वो चुनाव हारे हैं और उसके लिए उनको सत्ता छोड़नी पड़ती है, तो बाकी जो काम उन्होंने किए हैं देश के खिलाफ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, वो उनको भुगतने पड़ेंगे। इसलिए उनकी मजबूरी है कि चुनाव आयोग को पकड़ के रखें और देश के चुनाव की प्रक्रिया को पूरी गुमराह करके जीतते रहे। वही बिहार में होने जा रहा है, और वही उससे आगे वो मोबाइल पे रखेंगे,
किसी ने सिट्टी मारी तो वो चुनाव का बीजेपी को वोट आप पकड़ो, ऐसा कुछ भी होगा। आप उनको जब तक सम्मान देंगे विपक्ष चुनाव आयोग को, तब तक ये होता रहेगा। चुनाव आयोग एक गिरोह की तरह काम कर रहा है, एक माफिया बॉस के कहने पे काम कर रहा है। ये बात समझकर विपक्ष उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करे, तब जाके देश की परिस्थितियों में बदलाव आएगा, चुनाव में बदलाव आएगा और रियल चुनाव होंगे और भाजपा को दो डबल डिजिट भी नहीं मिलेंगे सीट्स। आज भारत में भाजपा की सत्ता लोगों के वोटों पे नहीं है और ये भाजपा भी जानती है। उन्होंने 5 तरह के कंपोनेंट, उसमें ईवीएम एक है लेकिन फ्लोटिंग वोटर्स दूसरा है, तीसरा इलेक्शन कमीशन है, चौथा कागजों को रिग किया है, पांचवा जो मशीन है उसके बैटरी मैंने चेंज किया है। वो सारी चीजें मिलाकर उन्होंने जो जहां जहां बहुमत पाया, इंक्लूडिंग लोकसभा पाया है, एक्चुअली सरकार दूसरे किसी की है, प्रधानमंत्री किसी और का हक बनता है। लेकिन ये सत्ता ना मोदी छोड़ना चाहते नहीं है क्योंकि उनके एग्जिस्टेंस के लिए उनको डर लगता है और वो अभी विदेश घूम रहे हैं। उसकी वजह भी यही है, यू वांट टू एस्केप। वो जीवन में आप शुरू से देखिए उनका जीवन, वो भागते रहे, सच्चाई और जिम्मेदारियों से वो भागते रहे। मैं उनके पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप देखिए कि उनका भागना हर जगह दिखता है। तो अब वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और जो भारत और पाकिस्तान में जो हुआ, उसमें भारत का जो नुकसान हुआ, यानी राफेल और मिराज हमारे जेट्स गिरे, उसमें तो अब एयरफोर्स ने क्लियर कट बोला है कि हमारी कोई गलती नहीं थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से हुआ। इसका मतलब आप समझिए। अब आप जिक्सॉ पजल की तरह एक करिए सारा। पहला पहलगाम में 26 सैलानियों पे हमला होता है, वो मारे जाते हैं। उसमें डायलॉग बाजी होती है, जाओ जाकर बोलो मोदी से, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। उसके बाद वो आतंकवादियों के 4 चित्र आते हैं, वो 4 चित्र वाले आतंकवादी गायब हो जाते हैं, जबकि 250 किलोमीटर अंदर आकर वापस गए डायलॉग वगैरह मारकर। हाँ, आधा घंटा, यानी पूरी फिल्मी स्क्रिप्ट है ये, और औरतों को और बच्चों को छोड़ दिया। अब ये हुआ। दूसरा, उसका बदला लिया जाएगा, मोदी जी कहते हैं। मोदी जी कहाँ कहते हैं? मधुबनी में आ जाकर। और मधुबनी में किस भाषा में कहते हैं? अंग्रेजी में, कि दुनिया के सामने प्रेस में अपना नाम हो। चलो, हो गया। उसके बाद जो हुआ, उसमें एक जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हुआ, वो ये हुआ कि पुलवामा के वक्त भी ऐसा ही हुआ। 40 अपने सोल्जर जवान मरे, उसके बाद वो आतंकवादी कभी पकड़े नहीं गए। 300 किलो आरडीएक्स किसने लाया हमें नहीं पता चला। देविंदर सिंह कहाँ है मालूम नहीं। और इस बार पहलगाम होने के बाद यशवंत सिन्हा जी ने ये इंटरव्यू में कहा है, रिकॉर्ड पे, कि इस आतंकवादी हमले के भी आतंकवादी जो है वो मिलेंगे नहीं। बाकी सारी इधर उधर की बातें करते रहेंगे मोदी शाह, लेकिन वो आतंकवादी नहीं मिलेंगे। इसकी वजह उन्होंने बताई नहीं, वो लेकिन स्वाभाविक रूप से अब मैं आगे बोलूंगा तो आपको पता चल जाएगी। उसके बाद ये हुआ कि उस टाइम में, पुलवामा के टाइम में, इमरान खान की सरकार थी। वो बालाकोट पे जो स्ट्राइक वगैरह किया गया, उसमें भी एक प्लेन वेन गिरे, अपने ही लोगों ने अपने ही प्लेन गिराए, उसमें हमारे पायलट की मृत्यु हुई। एक पकड़ा गया, उसकी मूंछों के ऊपर वो सब था। इलेक्शन जीता गया 2019 का, क्या फर्स्ट टाइम वोटर मुझे वोट देंगे, वो सारी बातें हुई। लेकिन इन बातों में जो सैनिकों के गुनहगार थे वो कभी मिले नहीं। तो कौन थे वो आप समझ सकती है। एक बात, उसमें जो हवाई हमले किए थे वो पाकिस्तान की सीमा के तट क्षेत्र में, वो पेड़ों पे, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसने उस पर कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया। तो वो वाली गवर्नमेंट थी इमरान खान की। इतनी कोऑपरेटिव गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की नहीं थी। या समझिए आसिफ मुनीर जो थे, जिनको फील्ड मार्शल बनाया गया और ट्रम्प ने खाने पे बुलाया, वो हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा द्वेष करते हैं, हिंदुस्तान के बहुत खिलाफ है। तो जब हमारे लोग, यानी जयशंकर ने जो बोला, अब देखिए, अब जोड़ के देखिए, जयशंकर ने पाकिस्तान को बोला जैसे इमरान खान के टाइम में बोला था कि हम आपके मिलिट्री पे हमला नहीं करें, ऐसे ही हम हमला करें, यानी ये दिखाने के लिए हमला करने वाले थे। तो वो दिखाने के लिए हमला किया। अब दिखाने के लिए हमला किया, उसमें एक बात इनके मन के मुताबिक नहीं हुई। जो पाकिस्तानी सेना ने पिछली बार किया था वैसे हुआ नहीं। उन्होंने यहाँ पर पॉलिटिकल डिसीजन ये था कि आपको मिलिट्री पे अटैक नहीं करना है। तो हमारे जो जेट्स हैं नए, राफेल जैसे और मिराज
उनको क्षति पहुंची, फिर भी वो आप मिलिट्री पे हमला नहीं कर सके। और ये गणित रहा, ये गणित गलत हो गया कि पाकिस्तान जैसे पहले बात करने से रिएक्ट नहीं करेगा। ये बात आसिफ मुनीर ने गलत ठहराई और उसने दुश्मन जैसा व्यवहार किया भारत के साथ। तो वहां पर सारा खेल गड़बड़ हो गया। वहां गड़बड़ होने के बाद वो खेल को दबाने के लिए इन्होंने इतनी कोशिश की, मोदी ने, कि उन्होंने अपने सेना को दबाया। अब कितने, देखिए मैं बताता हूं कि हमारे अगर फाइटर जेट्स गिरे हैं, और वो गिरे हैं, तो उसके पायलट कहाँ हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट की नहीं है? उनके नाम क्या हैं? ये सारी चीजें, और आप सेना के साथ रोज खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप देखिए, वहां भी जब बात हुई थी तो हमारे सेना के अधिकारियों ने बताया था कि हमारे प्लेन गिरे से इम्पोर्टेंट ये है कि वो क्यों गिरे। वो आधी बात थी। फिर कैप्टन साहब ने इंडोनेशिया में पूरी बात बोली, इसलिए गिरी क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन था कि हमला करना ही नहीं मिलिट्री पे। तो ये सारा जो नेपथ्य कर रहे हैं मोदी, पुलवामा से लेकर पहलगाम तक, तो इसके पीछे आतंकवादी कौन है वो कभी मिलते नहीं है। बस सेना का उपयोग अब इलेक्शन से पहले करके आप भाषण करके जीतना चाहते हैं। ये कितना बड़ा देशद्रोह है, आप समझ सकती है इस बात को। और बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं उसके आप यहाँ पर। उसके बाद नहीं, जी एक मिनट बुशरा जी, जी उसके बाद ट्रम्प साहब 19 बार बोले हैं कि सीज फायर मैंने करा क्योंकि इनको ये दी दिखाया। सीज फायर की जरूरत भारत को अगर पड़ती है तभी सीज फायर हो सकता है। ट्रम्प की, अगर भारत जीत ही रहा था तो भारत सीज फायर क्यों करेगा भाई? भारत की जरूरत से सीज फायर हो सकता है, भारत की बिना जरूरत के सीज फायर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि हमारी ऐसी क्षति की है मोदी ने वहां पर अपने पॉलिटिकल डिसीजन से कि सेना का मनोबल और संसाधन टूट गए। तो ये जो बातें हैं, ये बातें छुपाने के लिए पूरी कोशिश की रहे हैं। हरेन जोशी, डोवाल, जयशंकर सब लगे हुए हैं, लेकिन जयशंकर ने एक तो सच बोल ही दिया कि हमने पहले बताया था पाकिस्तान। तो बात ये समझिए, और इतना सब होने के बाद फिर आपको क्या बताया गया? वो 4 चित्र थे आतंकवादियों के, वो सच नहीं थे, वो अलग ही आतंकवादी है। वो अलग ही जो आतंकवादी है उनके चित्र कभी आपके सामने नहीं आएंगे और वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। ये बात यशवंत सिन्हा ने हमें बोली है, क्योंकि पुलवामा में ऐसा ही हुआ। ये एक तमाशाबीन खेल है और ये मोदी सरकार और उनके जो गैंग ऑफ 4 है वो खेलती रही है भारत की जनता और सेना के साथ। तो इसको देशद्रोह से जरा भी कम आंकना नहीं चाहिए। और आप इस चीज को, इसकी तहकीकात, इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसके बारे में सारी चीजें, हमारे पायलट्स को क्या हुआ है, हमारी सेना के कितने जवान शहीद हुए हैं, हमारे जवान शहीद हुए उनके नाम क्या है, उनकी डिटेल्स क्या है, उनके फैमिली को क्या मिला, अग्निवीर मरे तो अग्निवीरों को शहीदों का दर्जा नहीं मिला, उसका क्या, वो अग्निवीर का घोटाला है, उसके पैसे कहाँ गए, ये सारी चीजें छोड़कर ये अडानी के पीछे जा रहे हैं, हाइफा पोर्ट का नुकसान भर रहे हैं। यहाँ अंबानी को, अनिल अंबानी को फाल्कन 2000 का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसको आज फ्रॉड घोषित किया एसबीआई ने, नागपुर में उसका वो चालू कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा देशद्रोही सरकार मैंने अपने जीवन में दूसरी नहीं देखी। आपने देखी थी? आप मतलब जो जो अपने आप घूमते हैं कि तो सबसे बड़े देशभक्त हैं और 70 साल में इतना बड़ा देशभक्त प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला, जो ये बताते रहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह ने देश के साथ क्या क्या किया है जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। आप उनको कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ही जो है, ये सरकार ही जो है, वो एक तरह से उसके जो मुखिया हैं वो देशद्रोह कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। आपने एक एक घटना को, मैंने लोगों ने जो जो बोला है वो मैंने जोड़ दिया बस। पहलगाम हुआ, पहलगाम के बाद चित्रा है, वो आतंकवादियों ने डायलॉग बाजी की, 46 मिनट रहे, 250 किलोमीटर अंदर देश के, वापस गए, भाग गए। उसके बाद ट्रम्प ने, इन्होंने हमला किया, उसमें हमारी क्षति हुई। वो बात बाद में हमारे सेना के एक अधिकारी ने बताई, क्षति क्यों हुई वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों हुई वो इम्पोर्टेंट है, हुई है जाने दिए, छोड़ दीजिए। तो उसके बाद इंडोनेशिया में कैप्टन ने बोला कि हमारे रफाल वगैरह गिरे। अब आज तो और भी उसके बाद की रिपोर्ट आया, 3 रफाल गिरे वगैरह। वो सारी के जितने रफाल हमारे पास आए हैं, फ्रांस ने भेजे, वो सारे दिखाएं मोदी सरकार, उतने हैं इंटैक्ट की नहीं। बात यह है, यशवंत सिन्हा साहब के राजू जी इसमें ये कह रहे हैं,
नहीं, जी, मैं चाहे आपको सीडीएस बताता हूँ हो बुशरा चाहे शिव कुमार हो। जी, चाहे सीडीएस हो शिव कुमार हो, उन्होंने राफेल का नाम नहीं लिया है। लेकिन देश ये जरूर जानना चाहता है कि जो गिरे थे वो आखिर कौन से लड़ाकू विमान थे, क्योंकि एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। नहीं मैं वो कितने थे क्या उन्होंने कभी देश को पता चल पाएगा? अच्छा, सेना उसमें ये कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई हाँ, हमारे कॉम्बैट की स्थिति में नुकसान होता है, लेकिन उन्होंने कहा पायलट्स का कोई नुकसान नहीं हुआ है हमारे। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, पायलट्स अगर सामने आते हैं तो बताएंगे कि किस चीज का है, और पायलट्स का पहचान के आप पहचान जाएंगे कि किस किस प्लेन पे वो था। अब रफाल का अगर नुकसान नहीं हुआ है तो उसकी शिनाख्त क्यों नहीं हो सकी? फ्रांस गवर्नमेंट डासा को क्यों नहीं दिया गया पूरा डिटेल्स? हमें देश को जानने का हक है या नहीं? हमारे बिल्कुल। पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से अगर रफाल खरीदे गए हैं, रफाल नहीं गिरे तो क्या गिरे? इतने हमारे सबसे देखिए, एक तो बेहतरीन चीजें जो हैं हमारे पास वो दो ही है, मिराज और रफाल। वो अब उसमें एक बात है, उन्होंने अब मैं हाँ वो मैंने कुछ नहीं कहा, तो मैं आपको आगे आगे की बात कहा नहीं, दो पार्ट्स फास्ट फॉरवर्ड में बताता हूँ। फिर जी। सुशांत सिन्हा साहब का इंटरव्यू आता है, वो बोलता है कि वो आतंकवादी कभी नहीं मिलेंगे, मैं रिकॉर्ड पे कहता हूँ, जैसे पुलवामा में नहीं मिले थे। फिर हमारे मिस्री साहब बोलते हैं कि सीजफायर के बारे में हड़काया ट्रम्प साहब को, मोदी साहब ने, और अब उसके आधे अब 2-3 घंटे बाद मोदी फिर एक बार ट्रम्प कहते कि मैंने ही सीजफायर कराया। हाँ, तो हम उसके ऊपर प्रधानमंत्री आज तक वो नहीं कर पाए। हाँ, तो इसका मतलब सीजफायर हमारी तरफ से पहल ना होती तो मोदी प्रधानमंत्री जैसे ट्रम्प बोल रहे हैं वैसे बोल लेते, या फिर अडानी को बचाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो बात यह है, आगे उसके आगे देखिए, उसके आगे वो फिर इंडोनेशिया में कैप्टन साहब बोलते हैं कि हमारे नुकसान हुआ, हमारे जेट फाइटर गिरे, ये वो सब बात बोली, लेकिन देखिए उसमें एयरफोर्स की गलती नहीं है, उसमें गलती पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की है। उन्होंने कहा कि मिलिट्री बेस पे हमला ना करे, तो युद्ध करने गए थे कि युद्ध किससे करने गए? पेड़ों से, जैसे पुलवामा में किया था, बालाकोट में। तो युद्ध मिलिट्री से नहीं किया जाता तो किससे किया जाता है? और आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि अगर हम लोग जीत रहे थे, जैसे गोदी मीडिया ने बोला कराची जीता, लाहौर जीता, सारी चीजें जीती थी, तो फिर सीजफायर के लिए हम ट्रम्प के पास क्यों गए? और हम ट्रम्प के पास नहीं गए और ट्रम्प ने सीजफायर कराया और हम पाकिस्तान जीत चुके थे, तो रोकने की जरूरत क्या थी? पाकिस्तान कब्जे में ही ले लेते। ये सारी चीजें झूठ के बुनियाद पे खड़ी है, और वो झूठ वही है पुलवामा वाला। इसमें एक ही गणित गलत हो गया कि इस बार पाकिस्तान के जनरल साहब ने, मुनीर साहब ने जवाब दिया जो इमरान खान के वक्त नहीं दिया गया था, अंडरस्टैंडिंग से हुआ था। वो इस बार अंडरस्टैंडिंग उन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि भारत के प्रति घृणा की भावना उनके जनरल जो आसिफ मुनीर है उनके मन में है, इसलिए उन्होंने कर दिया। लेकिन इससे भांडा फूटा वो मोदी और उनके गैंग ऑफ 4 का फूटा। जी, अभी और मैं आपने इसमें बहुत देशद्रोही ही कहने वाला कौन हूं? ये सारी चीजें देशद्रोह में नहीं आती। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने बहुत खुलकर आपने यहाँ पर तथ्य जो हैं वो सामने रखे हैं, ज़ाहिर सी बात है। और जो जो चीजें सरफेस पे नजर आ रही हैं वो आप सिर्फ कह रहे हैं, और सवाल पूछना एक पत्रकार का काम है, वो पूछे जा रहे हैं। जो भी पत्रकार पूछ सकते हैं वो पूछ रहे हैं, बाकी तो पता है देश में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन राजू जी, फिर सवाल ये उठ रहा है कि जाएंगी, लेकिन क्या देश की डिग्निटी के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ किया जा रहा है? ये साफ तौर पर एक सवाल। दूसरा, जो विदेश नीति है हमारी, उसको आप कहां पर देखते हैं? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि ट्रेड की धमकी देकर ट्रंप ने ये सीज फायर कराया। अब ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं, अभी आप उनके हाल के देखेंगे, पहले वो सीज फायर की बात कर रहे थे, अब वो लगातार कह रहे हैं कि हमारी बहुत जल्दी भारत के साथ जो है वो ट्रेड डील जो है वो फाइनल होने वाली है, किसी भी वक्त हो सकती है। एस जयशंकर है ही अमेरिका में, वहां पर वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं और अपने बयान भी दे रहे हैं। क्या इसमें भी आपको कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज नजर आता है? क्योंकि अमेरिका एक ऐसा बिल जो है वो उसने इंट्रोड्यूस किया है अपने सेनेट में, जो अभी पास नहीं हुआ है, जिसमें यह है कि अगर कोई भी देश रशिया के साथ अगर कोई भी ऊर्जा संबंधित कोई व्यापार करता है तो उससे 500% का उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और भारत और चाइना सबसे बड़े पैमाने पर रशिया के साथ वो कारोबार करते हैं। उसको लेकर एस जयशंकर कह रहे हैं कि अभी जो पुल आया ही नहीं, उसको पार करने की बात क्या, जब होगा तब देखा जाएगा। इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? और जो ट्रेड की बात हो रही है उसमें भारत को और भारतवासियों को, यहाँ के कारोबारियों को, किसानों को क्या आप कोई बड़े नुकसान की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं?
देखिए, जयशंकर जी के बारे में मैं क्या कहूँ, उनके मित्र और उनके जो सहकारी रह चुके हैं सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, संघ के बहुत करीबी सुब्रमण्यम स्वामी ने जयशंकर क्यों विदेश मंत्री बने उसके ऊपर डिटेल बात की है कई प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप वो देख सकते हैं। तो खैर उनकी बात को हम लोग मान लें फिर भी हाइपोथेटिकली, तो मैं आपको फिर से एक बार सतह पे तथ्य है वो बताता हूँ। हमने डर कर मोदी जी ने ऑलरेडी दुगने से ज्यादा कीमत में, यानी देखिए $50 पर बैरल हमें रशिया से तेल मिलता है और $70 करीब करीब अमेरिका से, और अमेरिका से तेल लाने के लिए खर्चे बहुत पड़ते हैं क्योंकि दूर है, ज्योग्राफिकली हमको बहुत मेहनत है उसमें। ईरान और रशिया हमें उधार में तेल देती है और ईरान और रशिया हमको रुपी में ट्रेड करती है हमारे साथ, और ईरान और रशिया हमारे साथ पुराने दोस्त हैं और वो सस्ते में भी तेल देते हैं और पास है तो लाने में भी कीमत दाम कम पड़ता है। ये सारी चीजें छोड़कर डॉलर में खरीदना पड़ता है वो अमेरिकन तेल $20 ज्यादा पर बैरल, प्रति बैरल हम लोग अमेरिका से लेना शुरू कर चुके हैं और ईरान और रशिया से नहीं ले रहे डर के मारे, और ये तेल हमको महंगा उतना पड़ रहा है, वो लाने के लिए भी महंगा पड़ रहा है। तो वो आगे ट्रेड डील होगा या रशिया पे बैन, वो सब छोड़िए, मोदी जी ने पहले ही हथियार डाल दिए हैं। हम जबरदस्त तेल का जो पैसा दे रहे हैं और सबसे बड़ी हमारे डॉलर का रिजर्व बहुत ज्यादा लेवल पे कम हो रहा है। पहली बार प्रधानमंत्री की उम्र से डॉलर और यूरो की उम्र बढ़ गई है, अब कीमत बढ़ गई है, और यूरो एक यूरो $100 के पार कर चुका है, अब जल्दी डॉलर भी करेगा। तो ये बैंड बजा के रखिए पूरी अर्थव्यवस्था की, और इसकी वजह यह है क्योंकि न्यूयॉर्क की कोर्ट में अडानी पे मामला शुरू हो गया है, जो कि समन्स यहां पर आया वो मोदी जी की सरकार ने अडानी तक पहुंचने नहीं दिया, क्योंकि अडानी तक समन्स पहुंचने का मतलब यह है सिर्फ एक ही स्थिति में नहीं पहुंचेगा, बाकी सारी स्थिति में किसी भी नागरिक को समन्स तो पहुंचना ही है, एक ही स्थिति में समन्स नहीं पहुंचेगा। अगर ये अडानी को समन्स पहुंचाने का मतलब खुद मोदी को पहुंचाना है, तो पहुंचाने की किसी अधिकारी की हिम्मत, तो इसलिए वो पहुंचा नहीं, फिर भी वहां केस शुरू हो गया न्यूयॉर्क कोर्ट में। वहां हाइफा में ऐसा नुकसान, ताबड़तोड़ नुकसान किया है ईरान ने इजराइल में, कि वहां पर हमारे LIC के 5,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, हमारे जिंदगी के और जिंदगी के बाद भी वाले, वो बर्बाद हो गए हैं। मुद्रा पोर्ट पे 20,000 करोड़ की ड्रग्स की खेपें आ रही हैं और पूरा मुंबई से लेके गुजरात से लेके गोवा तक और वहां पंजाब तक यंग जनरेशन, जो जवान लड़के हैं, वो ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं। उसका पाब्लो एस्कोबार कौन है ये पूरा देश जानता है, लेकिन वहां पहुंच नहीं सकता क्योंकि समझ ही नहीं पहुंचता बड़े लोगों के पास। तो बात यह है कि माधवी बुश का क्या हुआ, कुछ नहीं हो पाया। तो ये सारी बातें जो है वो बातों को देखते हुए हम अमेरिका के सामने मोदी लेट जाएंगे अगर मोदी जी का इस्तीफा नहीं हुआ और ये सरकार बर्खास्त नहीं हुई, तो इस देश का वजूद, इस देश का अस्तित्व, इस देश का सम्मान और इस देश की संप्रभुता सब कुछ खतरे में है। और इसमें मुझे कोई शक नहीं, और मैं जो फैक्ट्स बता रहा हूँ ये मेरे अपनी मैंने ढूंढ निकाली हुई चीजें नहीं है, एक एक बात आप चेक कर सकती है फैक्ट चेक में। तो आप बताइए मुझे आगे। जी, जाहिर सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है आप कह रहे हैं, क्योंकि सवाल यही उठ रहा है। जी। और पाकिस्तान के साथ हमारा जब युद्ध हुआ तो मोदी जी पूरे विश्व में एक देश के 3-3 प्रधानमंत्री, 3-3 अध्यक्ष हुए उनके कार्यकाल में, उनके गले पड़ के आए थे। माय फ्रेंड दिस, माय फ्रेंड दैट, तू तड़ाक, वो सब बातें हुई थी। उसके बावजूद एक भी देश पूरी तरह से हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा हुआ, अजरबैजान खड़ा हुआ, चाइना तो पूरी शस्त्र भी मुहैया करा रहा था। हमारे पुराने मित्र ईरान को हमने दिल दुखाया है उसका, इजराइल का हमने साथ देखे। हम पैलेस्तीन के मामले पर एब्स्टेन हो गए, ये तो हमारे लिए शर्मनाक चीज है। हमने पैलेस्तीन को पहले मान्यता दी थी, फर्स्ट नेशन वी वर। तो ये सारी बातें होने के बाद हमें एक देश ने थोड़े दिनों के लिए सपोर्ट दिया था, वो था तालिबान, क्योंकि वहां जाकर मोदी जी गले नहीं पड़े थे। लेकिन उसके बाद में तालिबान को भी चाइना ने ठीक से वो कर दिया एक साइड।
तीसरी बात ये हुई कि अब क्वाड में ईरान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान ये देश हैं, हम लोगों को धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है क्योंकि हम सारी चीजें हमारी उनकी गोपनीयता इन गुट की हम इजराइल को पहुंचाते हैं, ऐसा सबको डर लगता है। दूसरी बात, हम हम ब्रिक्स में वो देश थे ब्रिक्स की स्थापना से कि जो हम ब्रिक्स की एक करेंसी बनाने के चक्कर में थे और रशिया साथ था, साउथ अफ्रीका था, सारे देश साथ में थे। लेकिन अमेरिका ने जैसे ही अडानी का टेटवा दबाया तो हमारे महापुरुष वीर पुरुष ने कहा कि नहीं नहीं, हम अलग सी करेंसी नहीं चाहते, हम डॉलर चाहते हैं। तो ब्रिक्स में भी हमारी जो जो हमारे पूर्वजों ने, पूर्व प्रधानमंत्रियों ने जो एक वजूद बनाया था उसको खत्म किया गया। अब हमारे साथ कोई नहीं है, कोई हमारा कोई हमदम ना रहा, कोई दोस्त ना रहा, हम अकेले घूम रहे हैं। और वो अंतराल में एक ग्रह जो है, तारा है, उसकी आभा खत्म हो जाती है, वो मर जाता है, इसको कहते हैं स्टार मर जाता है, तारा मर जाता है। और अंतराल में क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वो घूमता रहता है बस अधांतर में। वो भारत की परराष्ट्र नीति, विदेश नीति की स्थिति हो गई है। जब तक मोदी सरकार जाती नहीं है और जल्दी जाती नहीं है तो आप समझिए इस देश का भविष्य बहुत बड़ा खतरे में है। अंदर ड्रग आ रहा है, अंदर धर्म आ रहा है और बाहर ये स्थिति है। बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रख रहे हैं और सवाल यही उठ रहा है कि उनको तो ये लगता है कि आप इलेक्शन कमीशन को मैनेज करके चुनाव तो वो जीत ही रहे हैं। उनको अपने देश में तो यही मायने रखता है कि वो एक एक करके तमाम स्टेट्स पर को हथिया रहे हैं, सत्ता में तीसरी बार काबिज हो गए हैं और उसके बाद अब आने वाले चुनाव के लिए भी वो किस तरह की बिसात बिछ रही है वो साफ तौर पर दिख रहा है। और चुनाव आयोग जो है वो उनके साथ एक तरह से चट्टा बट्टा जो है बना हुआ है, वो भी साफ तौर पर दिख रहा है। विपक्ष ये बात लगातार कहता रहा है, वो उसके विपक्ष का जो रवैया रहा है वो भी एक तरह से उसमें जो जील, वो विल पावर जो नजर आनी चाहिए वो भी बड़े पैमाने पर मिसिंग लगती है, ये भी साफ तौर पर है। इसलिए भी इनके हौसले इतने बुलंद है, ये देखा जा रहा है। लेकिन सवाल फिर ये है कि राजू जी कि यहां से फिर देश कहां जाता हुआ नजर आ रहा है, विदेश नीति से लेकर तमाम। क्या आपको लग रहा है कि कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए या एक कारोबारी को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश की के साथ क्या एक तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? अनिल अंबानी की बात आप ले लीजिए कि मोदी जी के लाडले अनिल अंबानी जिस तरह की डील्स वो कर रहे हैं, उसको खुद सामने आकर एसबीआई अगर ये कहे, फ्रॉड उसको बताए कि भाई पैसा किसी और चीज के लिए दिया था, इस्तेमाल कहीं और आप कर रहे हैं। हालांकि इसका खंडन किया है रिलायंस ने, लेकिन इस सबको भी आप कैसे देख रहे हैं? आखिर जनता क्यों नहीं जागती है? क्योंकि उनको तो लगता है कुछ भी कर रहे हैं हम तो करके बच के निकल रहे हैं, and we are not answerable to anyone because nobody is asking questions. देखिए, एक बात है, दुनिया में जितने भी माफिया हैं, जैसे एल चैपो है, सिनालोआ कार्टेल है मेक्सिको में, मेडेलिन कार्टेल था पाब्लो एस्कोबार का। अब ये कार्टेल जो होते हैं, उनके मुखिया होते हैं, बॉस होते हैं, माफिया होते हैं, वो बहुत चीजें करके निकल जाते हैं, लेकिन सरकारें उनके खिलाफ लड़ती है, जनता उनके खिलाफ लड़ती है। यहां पर यह हुआ है कि सरकार और माफिया दोनों एक ही है। ये भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और ऐसा होने की वजह से इनके साथ लड़ेगा कौन? कौन सी एनफोर्समेंट एजेंसी इनके पीछे जाएगी? अब देखिए, आज के तारीख में जिस तरह से एसबीआई का बयान आया है तो अनिल अंबानी के ऊपर छापे पड़ने चाहिए थे। जो समन अडानी को आया तो उसके ऊपर छापे पड़ने चाहिए। मुद्रा पोर्ट पे इतना बड़ा ड्रग, देखिए आप किसी भी प्राइवेट पर्सन के जो अगर पीपीपी में, प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप में अगर कोई पोर्ट चला रहा है और वहां पर 20 एक बार नहीं कई बार ड्रग्स की वो हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाते हैं तो उस आदमी की छापे नहीं पड़ेंगे, लेकिन इन पे नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि वही सरकार है। आप समझ नहीं रही है, ये दुर्भाग्य है हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है एक की माफिया जो है वही देश के मुखिया भी है। यानी इसका सपना था, पाब्लो एस्कोबार का एक सपना था, वो सीनेटर बनने गया था और सीनेटर बना भी, लेकिन उसके बाद उसको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उसकी पुरानी वाली एक क्रिमिनल के बेस में फोटोग्राफ निकली। तो उसके बाद वो कब न, वो उसकी इच्छा थी कि वो कोलंबिया का अध्यक्ष बने। अगर वो बनता तो जो स्थिति कोलंबिया में होती वो आज हुई है भारत में। तो आप समझिए कि अनिल अंबानी इनकार करेगा या अडानी और कुछ कहेगा या मोदी जी कुछ कहते हैं
ये ट्रांसपेरेंसी नहीं। इलेक्शन देखिए, इलेक्शन का मामला जो है वो विपक्ष हार रहा है इलेक्शन, लेकिन आप समझिए कि भाजपा और ये देश में सरकारें जो आ रही है वो जीत नहीं रहे, क्योंकि देश ही बर्बाद होने जा रहा है, तो ये देश में और कोई जीतेगा भी कैसे? सिर्फ विपक्ष हार रहा है। और ये राहुल गांधी अच्छी तरह से समझते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। वो बात जो करते हैं उसके बिटवीन द लाइन्स आप समझने की कोशिश करिए, ये समझ में आता है। मैं आगे जाकर भारत का भविष्य ये देखता हूं, अगर मोदी जी का रेसिग्नेशन लेने में और ये सरकार बर्खास्त करने में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी इसमें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में शामिल है, उनका भी न्यूरेमबर्ग होना चाहिए। तो अगर ये नहीं होता तो ये देश सबसे जवान देश जो है वो धर्म, ड्रग्स में युवा नष्ट हो जाएगा। और देश ब्रिटिश आने से पहले कुछ पेंडारी, उस पेंडारी कहते थे उनको, याद में अब ठग्स, कन्फेशन ऑफ ठग नाम की किताब है पीटर स्लीमन की। तो ठग्स रहते थे, वो जाते आते अलग अलग राज्यों में अलग अलग ठग रहते थे, वो लूटते थे, ये कोई किसी का वो नहीं था। तो ये एक फॉल ऑफ नेशन की थियोरी जो है वो आप साक्षात सामने देखेंगे। और मोदी अपनी सरकार, भाजपा और आरएसएस के साथ इस देश को भी एबीज में, यानी एक अंधेरे गर्त में ले जाएंगे। जी, लास्ट सवाल और क्लोजिंग रिमार्क बस आपसे कि क्योंकि मैं घूम फिरकर फिर इलेक्शन पे इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि वही सबका आधार है। फिलहाल हम एक लोकतंत्र में हैं और इसका आधार ही वो है कि आप वोट देते हैं, सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, हारती हैं, जीतती हैं, लेकिन शायद ये पूरा सिस्टम ही अब उससे परे हो गया है। हमने देखा कि कैसे जनतंत्र में जनादेश की लूट जो है वो खुलेआम हो रही है और साफ तौर पर ये दिख रहा है। राजू जी, फिर मेरा आखिर में सवाल आपसे यही कि हरियाणा, महाराष्ट्र में हमने देख लिया कि जो साफ तौर पर लग रहा था कि जहां विपक्ष की सरकार बनेगी वहां पर भी अब सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी या उनके अलाय के साथ अलायंस में उनकी सरकार है। बिहार और इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव, क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष के विरोध के बाद या सिविल सोसाइटी के विरोध के बाद चुनाव आयोग की जो पूरी प्रक्रिया उसने शुरू की है, जो कि साफ तौर पर लगता है कि एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, मुस्लिम, इन सब के वोटों के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो साफ तौर पर दिख रहा है। क्या आपको ये लग रहा है कि ये रुक सकता है, या आपको लग रहा है कि जैसे चुनाव आयोग जो कर रहा था, जो उसका रवैया है, जितना वो एरोगेंटली बात कर रहा है, जो विपक्ष ने कहा था कल मीटिंग के बाद, ये ऐसे ही जारी रहेगा और ये प्रोसेस होगा और हम फिर से इसी तरह से चुनाव होता हुआ देखेंगे जिसमें करोड़ों वोटर्स हो सकता है या होगा ही जो अपना प्रूफ नहीं दे पाएंगे और वोट नहीं दे पाएंगे? मैं आपको बताता हूं कि चुनाव आयोग के खिलाफ एक महान, बड़े और क्रांतिकारी आंदोलन की आवश्यकता है, और वो आंदोलन का स्वरूप भी मैं समझ सकता हूं कि क्या होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, वो उदाहरण अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के तारीख में सारे विपक्ष इकट्ठा आकर बगावत करे और इलेक्शन पे बहिष्कार करे और डिक्लेयर करे कि बनारस के लोकसभा चुनाव क्षेत्र में बैलेट पेपर पे एक मॉक चुनाव लेंगे और वो चुनाव ले लें। अगर मोदी नहीं हारते तो मैं यहां पर बात करना बंद कर दूंगा। मोदी हार जाएंगे, इससे पता चलेगा कि चुनाव आयोग और मोदी एग्जैक्टली क्या कर रहे थे। ऐसे ही किसी भी चुनाव क्षेत्र में करना चाहिए, पैरेलल आंदोलन चलाते रहना चाहिए, क्योंकि असहकार, सत्याग्रह और अहिंसात्मक आंदोलन ये गांधी जी की देन है और ये देश गांधी जी का है, गोडसे का नहीं। तो हमें उस रास्ते से जाना चाहिए। चुनाव आयोग पे आप भरोसा करने का कोई टाइम निकल गया है। चुनाव आयोग मिस द बस, इलेक्शन कमीशन हैज मिस द बस, तो वो हम उसको मौका नहीं दे सकते। हम अपने ऐसे आंदोलन खड़े करने चाहिए कि जिससे चुनाव आयोग की नींव हिल जाए और सब पटरी पे आ जाए, वरना इस देश का कोई भविष्य नहीं। बहुत ही गहन चिंतन और मंथन की ये बात है और जाहिर सी बात है चिंताजनक है पूरी बात, जो तमाम तथ्य आपने यहाँ सामने रखे हैं और इसमें जनता को भी बहुत सोचने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि
लोगों को वही जो मोबाइल, जो राहुल गांधी कहते हैं, हाथ में पकड़ा दिया गया है, अपना ज्यादातर वक्त जो है उस पर जाया करते हैं। जो सवाल है उनसे दूर कर दिया गया है, क्योंकि किताबों से दूर कर दिया गया है, रीजनिंग से दूर कर दिया गया है, पढ़ने लिखने से दूर कर दिया गया है। उनको धर्म की अफीम चटाकर उनको इस तरह से कर दिया गया है कि वो सिर्फ अपने जरूरी सवाल भी जो हैं वो जरूरी सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं कि हमारे रोजगार का क्या हुआ, महंगाई क्यों इतनी बढ़ रही है, क्यों ये तमाम चीजें फेल होती हुई नजर आ रही हैं। अभी भी पूरा मीडिया जो है मोदी मोदी करता हुआ नजर आ रहा है और इलेक्शन पर दर इलेक्शन जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव आयोग क्या कुछ कर रहा है वो हमारे सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी आपका, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी, थैंक यू।